सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 1 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है, पहली बार इसका आयोजन हुआ है। अभी 28 और 29 जनवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ। कहां पर? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और यहाँ पे हमारे जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, वो इसमें चीफ गेस्ट थे। तो रायसीना डायलॉग ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जहां पर विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो इसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात से 2 पॉइंट याद रखना। एक तो कैपिटल अबू धाबी हो गई, करेंसी दिरहम होती है और प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और अभी इन्होंने ही घोषणा की थी कि 2025 को ये यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात 2025 को सामुदायिक वर्ष ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में मनाएंगे। ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में इन्होंने 2025 को घोषित किया है। पढ़ा था अभी 2 दिन पहले ही हमने। और यूनाइटेड अरब अमीरात ही पहला अरब देश बना था जिसने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट खोला, जिसका नाम बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा था। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो हमारे पूर्व भारतीय खिलाड़ी, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट और वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। और आपको याद होगा अभी दिसंबर की बात है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब के मानद सदस्य बने थे सचिन तेंदुलकर। उससे पहले सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर भी बनाया था। और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने, हमने देखा चुनाव आयोग ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब मिला था? 2014 में। और खास बात क्या है, भारत रत्न पाने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी है। खेल रत्न पुरस्कार 1997 में, अर्जुन पुरस्कार 1994 में इनको मिल चुका है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। बाकी बीसीसीआई की बात करें, बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। अभी नए सचिव कौन बन गए? देवजीत सेकिया। प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिन्नी है। बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट का नाम एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरी ग्रेंट गोवन उनका नाम है। और वर्तमान में रॉजर बिन्नी है। अभी बीसीसीआई ने एंटी करप्शन यूनिट का चीफ बनाया था शरद कुमार को। और बीसीसीआई ने अपना उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे खोला? बंगलुरु में। और एक बुक आई थी ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई, इसको रत्नाकर शेट्टी ने लिखा है। ये बीसीसीआई के पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। अभी बीसीसीआई के लोकपाल बने थे कौन? अरुण मिश्रा। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। ये नाम तो मैंने ऐसे ही लिख दिया लोकपाल से संबंधित कि भारत के लोकपाल वर्तमान में कौन है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष जो दूसरे नंबर के हैं, अजय माणिकराव खानविलकर, ये नाम भी याद रखना। तो आज के वाले प्रश्न में हमने क्या देखा कि बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील कंपनी वे भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन स्टील पाइप्स बनाई हैं। मतलब जब हम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट किसी कंटेनर में भर के ही करेंगे, तो वो कंटेनर, वो पाइप इन्होंने डिजाइन किया है, वो बनाया है। तो इन हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स का विकास भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिसका उद्देश्य क्या है? मतलब ये हमारा जो हाइड्रोजन मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना। और भारत का लक्ष्य भी है 2030 तक हर साल कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। अब मैं हाइड्रोजन से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स जो हमने पढ़े हैं वो आपको रिवाइज करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले टाटा स्टील की हम बात कर लेते हैं। टाटा स्टील, इसकी स्थापना 2007 में। अभी मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और एमडी सीईओ टीवी नरेंद्रन है। अब जैसा फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में ISPOT पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा सेबी के द्वारा। तो अभी सेबी ने ही ये आई स्पोर्ट नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। तो ये पोर्टल भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स में टेक्निकल ग्लिचेस के रिपोर्टिंग करने के लिए लाया गया है।
आपको पता है सेबी काम क्या करता है? ये जो हमारा शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर उसमें कुछ गलत हो रहा होगा तो ये उसको सही करेगा, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो वहां देख रेख करता है। तो इसी तरह से आजकल क्या होता है, शेयर मार्केट के लिए कई तरह की एप्लीकेशंस आ गई हैं, जैसे जेरोदा हो गया, एंजल वन वगैरह हो गया, बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस आ गई हैं। और कई बार क्या होता है, ये एप्लीकेशंस हैंग हो जाती है या इनमें टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, कोई एरर आ जाती है। जैसे कि आपने कोई शेयर खरीदा या आपने कोई वहां पे प्राइस लगा दिया कि इतने प्राइस पे मुझे बेचना है, जैसे ही उस प्राइस पे आपका मार्केट आने वाला होता है वहां पे एरर आ जाती है, वो हैंग हो जाता है, वो रुक जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो एक गड़बड़ी है। तो इसी तरह के टेक्निकल ग्लिचेस अगर फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, कहीं पे आपको दिखते हैं, तो उसकी आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते हो इस पोर्टल में जाकर के। तो बात समझ में आ गई किसके लिए ये पोर्टल है, क्या काम करेगा? आप रिपोर्ट करोगे तो रिपोर्ट करने के लिए है ये, कोई टेक्निकल एरर अगर आपको दिखती है तो। अच्छा, अब इसी तरह से कुछ और पोर्टल्स वगैरह, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह न्यूज में थी, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सेबी को हम बात कर लेते हैं। सेबी के कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। तो याद रखना, एक तो सेबी की स्थापना 1988 में हो गई थी भारत सरकार की तरफ से, तो लेकिन इसके आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मंजूरी मिलती है 1992 में। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। इसकी जो अध्यक्ष है वर्तमान में, इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, ये माधवी पुरी बुच इनका नाम है। और सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम को अभी लॉन्च किया था। और सेबी ने ही निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप को भी लॉन्च किया था। द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया था सेबी को। और विशेष निवेश कोष यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किसने किया? तो सेबी आंसर होगा। उसके अलावा एक और पॉइंट जोड़ना यहाँ पे कि सेबी ने निवेशकों के लिए भी एआई चैटबॉट सेवा इसको लॉन्च किया था, सेवा उसका नाम है। अब चलो कुछ फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा शुभांशु शुक्ला को। तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के जो कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला, उनको नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। तो याद रखना कि शुभांशु, इन्हें एक्सियोम मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। और इस तरह से वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। वे भारत में कहां से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, इस मिशन के लिए 2 भारतीयों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एक ये शुभांशु शुक्ला हैं और एक हैं कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। तो चुना गया है शुभांशु शुक्ला को, ये पायलट के तौर पर जाएंगे। और ये जो एक्सियोम 4 मिशन है, ये 14 दिनों का मिशन है, 14 दिनों तक ये वहां पर रहेंगे। और ये मिशन फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे तो वो क्या है? ये अंतरिक्ष में सबसे बड़ा मानव निर्मित एक बड़ा सा कमरा है, जिसे 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में आप कह सकते हो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में ये काम करता है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा सिटी यूनियन बैंक। तो अभी 20वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। किसने किया आयोजन? IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ ने। और अभी यहीं पर सिटी यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सभी 7 श्रेणियों में, 7 कैटेगरीज में यहाँ पर पुरस्कार जीते, जबकि कर्नाटक बैंक ने 6 कैटेगरी में पुरस्कार जीते। और सिटी यूनियन बैंक ने लगातार दूसरे साल सभी 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीते। तो यही हमारा प्रश्न था कि अभी IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 कैटेगरीज में पुरस्कार जीते? तो आंसर सिटी यूनियन बैंक हो गया। बाकी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ की बात करें तो स्थापना होती है 1946 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और हेड है M वेंकट राव। अच्छा, बैंक से आपको याद आएगा, अभी केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया था। क्या नाम है? बैंक नेट। उसके अलावा अभी ग्लोबल डेटा की टॉप 25 वैश्विक बैंकों की सूची आई थी, उसमें 3 भारतीय बैंकों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं वो बैंक? SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। और आपको याद होगा पिछले साल RBI ने कहा था कि हमारे बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है ये तीनों के तीनों। ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की अवधि क्या है? तो आंसर होगा 7 साल।
तो अभी भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना और भारतीय कंपनियों को देश के बाहर खनिज ब्लॉक हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करके देश को महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनाना। तो अभी 29 जनवरी 2025 को इस खनिज मिशन को सरकार ने मंजूरी दे दी है और इस मिशन में कितना खर्चा आएगा, 34,300 करोड़ रुपए। और कितनी अवधि के लिए, ये कितने समय, कितने कार्यकाल के लिए ये मिशन है, 7 सालों के लिए, 2024-25 से लेकर 2030-31 तक। और इसके लिए नोडल मंत्रालय है केंद्रीय खनन मंत्रालय, खान मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी है। याद रखना इसमें 30 महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अच्छा, ये महत्वपूर्ण खनिज से क्या मतलब हो गया? ऐसे खनिज, ऐसे मिनरल जो किसी देश के राष्ट्र सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए जरूरी माने जाते हैं। आपको बता दूं, ये जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसकी स्थापना की घोषणा 2024-25 के बजट भाषण में ही निर्मला सीतारमण जी ने कर दी थी। तो 7 साल इसका कार्यकाल है। कितना पैसा खर्च होगा ये याद रखना। इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है और कितने महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित होगा, 30 पर। ये 2-4 मोटी मोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रख लेना आप। प्रश्न बनेगा तो इन्हीं से बनेगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी 10वां साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ। अभी 29 जनवरी को शुरू हुआ, 1 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। कहाँ पर? पणजी, गोवा में। गोवा की कैपिटल पणजी में। और इसका उद्घाटन किया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो छात्रों के बीच जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव और विज्ञान के प्रति उत्साह को बढ़ावा देने के लिए हर साल गोवा सरकार इस साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करता है। इस बार की थीम भी है, क्या है? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हमारे जो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस बार ये थीम रखी गई है, हरित क्रांति। आप याद होगा MS स्वामीनाथन जी को पिछले साल 2024 में भारत रत्न मिला था। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा अभी जनवरी में ही 21वां थर्ड आई एशियन फेस्टिवल भी हुआ। कहाँ पे? मुंबई में। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी नवंबर की बात है, हमारे देश का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 2024 हुआ था। 10वां एडिशन था। कहाँ पे? IIT गुवाहाटी में। ये देश का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था। वैसे वर्ल्ड साइंस डे कब होता है? 10 नवंबर को होता है। और भारत में जो हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं वो CV रमन जी के जो डिस्कवरी थी रमन इफेक्ट के लिए मनाते हैं 28 फरवरी को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत या आधिकारिक तौर पर मीडिया एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, या इसे आप कह दो यूरो ड्रोन प्रोग्राम, इसमें पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में भारत शामिल हो गया है। तो यूरो ड्रोन ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसे मुख्य रूप से यूरोपीय रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है। तो ये एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली है। तो ये जो यूरो ड्रोन कार्यक्रम है ना, ये यूरोप के 4 प्रमुख देशों जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की ये एक संयुक्त पहल है। और इसमें अभी पर्यवेक्षक देश ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल हो गया कौन सा? भारत। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जनवरी को। तो हर साल 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। आपको पता होगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी बिरला भवन दिल्ली में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली मार दी थी और उनकी हत्या कर दी थी। और वैसे इस बार महात्मा गांधी जी की कौन सी ये पुण्यतिथि है? 77 नंबर की पुण्यतिथि है। वैसे हम शहीद दिवस 2 बार मनाते हैं साल में। एक तो ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को, जो आपने कहा 30 जनवरी को होती है, उसके अलावा 23 मार्च को ही। क्या हुआ था 23 मार्च को? ये तारीख है 23 मार्च 1931 की, जब हमारे 3 बहादुर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो उस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि नागोबा जात्रा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना में।
फिर पूछा गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था? उत्तर प्रदेश। फिर पूछा अभी चर्चा में रहा डीप सीक एआई किसने डेवलप किया? चाइना। फिर पूछा आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। फिर पूछा किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रेडार डेवलप किया जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाएगा? चाइना। फिर पूछा उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश। फिर पूछा HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसने टॉप किया? सत्य नडेला। फिर पूछा किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? पेरिस। फिर पूछा ICC के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, नाम बताओ? जॉफ एलार्डिस। और आखिरी प्रश्न पूछा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को दिए गए? 17 को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल महासचिव अभी किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा वोल्डेसी उर्किजा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।